हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी वीडियो फोकस्ड है उन लोगों पर जिन्होंने रिसेंटली आयरलैंड में जॉब सिक्योर की है। यू कैन बी एन अकाउंटेंट, ऑडिटर, डॉक्टर, एन आईटी प्रोफेशनल एंड एट्सेट्रा। ये तीन प्रोफेशंस मैंने हाईलाइट किए हैं क्योंकि मोस्टली इन्हीं प्रोफेशन से जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं मोस्टली। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग द जॉब। ये वीडियो जो है फोकस्ड है कुछ इसेंशियल, कुछ नेसेसरी स्टेप्स पर जो स्टार्ट होंगे राइट आफ्टर यू हैव साइंड योर यू हैव एक्सेप्टेड योर ऑफर, यू हैव साइंड योर ऑफर एंड रिटर्न टू योर एम्प्लॉयर एंड नाउ यू आर गेटिंग रेडी टू डिपार्ट टू आयरलैंड। तो जिस कंट्री से भी आप आ रहे हो, पाकिस्तान से, किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री से या फिर इंडिया से, आप क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे फ्रॉम वर्क परमिट टू वीज़ा और एयर टिकट से लेके जब आप आइलैंड में लैंड करोगे क्या क्या एसेंशियल चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और ये टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पे अभी लिस्ट हो रहे हैं या हो गए हैं, तो आप इसे देखिए और ये कंटेंट्स हैं इन पर मैं बात करूँगा। तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पे जो कि है वर्क परमिट एंड वीज़ा। तो जैसे ही आप अपनी ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे और अपने एम्प्लॉयर को वापस दे देंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। फिर आपका जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा वर्क परमिट अप्लाई करना। वैसे तो आपको आपकी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, बट कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट है, अगर आप सी ए या ए सी सी हैं तो आपका मेंबरशिप सर्टिफिकेट वो आपको ज़रूर चाहिए होगा। आपको अपने एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी वो चाहिए होगी। कुछ फ़ोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होती हैं और वो आपको एक फॉर्म देंगे, क्रिटिकल स्किल्स परमिट का फॉर्म होता है, उसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे एक शॉर्ट समरी। तो ये मेन चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अगर कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हो, कुछ एडिशनल हो, वो आपको आपकी एचआर लिस्ट देगी, उससे आपको पता लग जाएगा। वर्क परमिट वंस अप्लाई हो जाए, इसकी सारी कॉस्ट एम्प्लॉयर बियर करता है, आपको कुछ नहीं देना इसके ऊपर नॉर्मली। और मोस्ट केसेस में अभी आजकल, पहले तो एचआर खुद करता था, अब आजकल उन्होंने एक एजेंट हायर कर लिया है लोकली जो आपके साथ अलाइन हो जाता है और आपका वर्क परमिट और वीज़ा दोनों अप्लाई करने में आपकी हेल्प करता है। तो वंस आपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, वर्क परमिट का नॉर्मल जो टाइम होता है प्रोसेस होने का वो 13 वीक्स होता है, मगर आजकल जो है ये जल्दी प्रोसेस हो रहा है। जो मैं सुन रहा हूँ दोस्तों से या अपनी एक्वेंटेंस से सोच रहा हूँ, वो अराउंड 1 मंथ या 1.5 मंथ्स के अंदर उनको रिसीव हो रहा है, जो कि अराउंड 6 वीक का टाइम होता है। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, मगर 6 वीक्स में नहीं आ रहा या 8 वीक्स में नहीं आ रहा तो परेशान नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल टाइम 13 वीक्स का होता है। तो जैसे ही आपके पास वर्क परमिट आता है, आप फिर वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी आपको आपकी कंपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बताएगी, या तो फिर आपको जो एजेंट आपके साथ अलाइन हुआ है वो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। मगर मैं आपको कुछ एसेंशियल चीज़ें बता देता हूँ। वीज़ा के लिए नॉर्मली आपको ये आपको जो क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट जो स्टैम्प 1, अगर आप मोस्टली लोग स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल्स पे आ रहे होते हैं, तो मैं उसी को एग्जांपल लेके चलूँगा। तो आप अपना वर्क परमिट जो है वो आपको चाहिए, फिर उसके बाद आपको अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए और आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अपने एम्प्लॉयर का, और इसके अलावा आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स चाहिए जो कि एविडेंस होगा आपकी क्वालिफ़िकेशन का। उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसके अंदर, अगर मैं जो उनकी साइट पे थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है वो अराउंड 1500 यूरोस, जो भी इक्विवेलेंट अमाउंट है इंडियन रुपीज़ या पाकिस्तानी रुपीज़ या दिरहम या दिनार या रियाल, जो भी करेंसी आपकी बनती है वो शुड बी इक्वलेंट टू 1500 यूरोस, बट सेफ साइड के लिए मैं कहूँगा 2000 यूरोस टू 2500 यूरोस जो है वो शो करें आप बैंक स्टेटमेंट में। और इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीज़ें और हो सकती हैं जो कि रिक्वायरमेंट चेंज होने की वजह से शायद आ गई हों, वो आपको लिस्ट के अंदर जो आपको आपके एजेंट या फिर एचआर देंगे उसके अंदर सब कुछ मौजूद होगा। जैसे ही आपका वीज़ा अप्लाई हुआ तो वीज़ा का वेटिंग टाइम नॉर्मली डिपेंड करता है आप किस रीजन से अप्लाई करें। अगर आप मिडिल ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 3 वीक्स मैक्सिमम लगते हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक 8 वीक्स टू 10 वीक्स नॉर्मल लगते हैं, मगर वो भी मैंने सुना है कि इट वेरीज, किसी का 4 वीक्स में भी आ जाता है, किसी का 6 वीक्स में भी आ जाता है, मगर मैक्सिमम 8 वीक्स जो है वो लगने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर यू शुड स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग योर लोकल एजेंट्स और जो लोकल काउंसलेट या एम्बेसी अगर आपकी
के कंट्री में है तो आप उसको कांटेक्ट करिएगा। ये आपने वीज़ा हो गया आपका। वीज़ा और वर्क परमिट की ये कहानी है। जैसे ही आपके हाथ में वर्क परमिट आ जाता है, आपके हाथ में वीज़ा आ जाता है, यू आर नाउ रेडी टू फ्लाई। तो फिर मैं एयर टिकट के बारे में बात करूँगा कि जैसे ही आपके हाथ में वीज़ा आता है, आप अपना फ़्लाइट जो भी आपकी जॉइनिंग डेट अग्री हुई है, मेरे ख्याल से वीज़ा आने के बाद ही आप जॉइनिंग डेट अग्री करते हैं अपने एम्प्लॉयर से। जो भी आपकी जॉइनिंग डेट हुई है, मैं ये बोलूँगा कि जॉइनिंग डेट कम्युनिकेट करने से पहले आप अपनी एयर टिकट बुक कर लें, क्योंकि आजकल फ़्लाइट्स काफ़ी जो हैं वो आई मीन महंगी भी चल रही हैं और मुश्किल से भी मिल रही हैं, क्योंकि अभी तक पोस्ट कोविड से रिकवरी कर रहे हैं सब। तो पहले अपनी फ़्लाइट बुक करें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और फिर एम्प्लॉयर से आप उसको आप कभी प्रपोज़ करें कि मुझे ये डेट्स मिल रही हैं फ़्लाई करने की और मैं इस डेट पे ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर वो अग्री कर जाते हैं तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड, आप अपनी फ़्लाइट उस टाइम की बुक कर लें। अदरवाइज़ आप जो है जो भी आपकी डेट डिसाइड होती है एम्प्लॉयर के साथ, आप उस डेट पे ट्राई करें कि आपको फ़्लाइट मिल जाए, आप बुक कर लें। फ़्लाइट की जो कॉस्ट होती है वो मोस्टली एम्प्लॉयर बियर करता है। इनिशियली मे बी आपको खर्च करने पड़े, बट यू गेट इट रीइंबर्स व्हेन यू जॉइन योर कंपनी। तो उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा कॉस्ट भी अगर आपको भरनी पड़ रही है फॉर नाउ तो वो भी रीइंबर्सेबल होती है। कुछ कंपनीज जो है वो खुद ही ऑन द गो स्पेंड कर रही होती हैं, जो आपके एजेंट्स आपके साथ लगे हुए हैं, और कुछ कंपनीज जो है वो कहती हैं कि आप खुद खर्च कर लें, और जब आप आ जाओगे तो आपका एक लिमिटेड मतलब आपका एक अलाउंस है, वो जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो वो उससे आप कवर अप कर सकते हैं। तो ये था वर्क परमिट, वीज़ा एंड एयर टिकट। और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूँ। वर्क परमिट, वीज़ा और एयर टिकट ये जब आपकी कंफर्म हो जाए तो फिर आप पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं तो पाकिस्तान में एक रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्टर लगाने की, वो मत भूलिएगा आप। वो एक दिन का काम होता है। जैसे ही आपकी फ़्लाइट बुक हो जाए, किसी भी एक वर्किंग डे में जाके सुबह से आप अपना प्रोटेक्टर लगवाएं। वो कराची की अगर बात हो रही तो कराची में PHS के इलाके में जो है ये काम होता है, और बैंक में आपको कुछ पेमेंट्स करनी होती हैं, इंश्योरेंस परचेज करनी होती है, और पूरे दिन में आपका मेरे ख्याल से ये काम हो जाएगा। आपके पासपोर्ट पे प्रोटेक्टर का स्टैम्प लग जाएगा एंड देन यू आर रेडी टू फ्लाई। और जैसे मिडिल ईस्ट में आई थिंक ये रिक्वायरमेंट नहीं है, और इंडिया में भी शायद ये रिक्वायरमेंट ना हो, बट पाकिस्तान में ये है। और मोस्टली लोग ये मिस कर जाते हैं, और फिर जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उनको चेक इन के टाइम पे रोक दिया जाता है कि आपका तो प्रोटेक्टर ही नहीं लगा हुआ, तो उसका ख्याल रखिएगा। आयरलैंड में आते ही सबसे पहला काम आपने जो करना होता है वो होता है अप्लाई करना PPS नंबर और IRP, जो कि आयरिश रेजिडेंस परमिट होता है। इसकी अपॉइंटमेंट आप पाकिस्तान में या फिर अपनी लोकल कंट्री रीजन में बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है आपको। तो अगर आपको एजेंट सपोर्ट करे, या मे बी अगर आपको लोकल नंबर ना रिक्वायर्ड हो तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर, गूगल करके इनकी वेबसाइट पे जाकर आप अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक कर लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट थोड़ी सी देर की मिलती है। तो PPS मेरे ख्याल से PPS जो नंबर है आपका, पर्सनल पब्लिक सर्विस नंबर जो है PPSN, ये आपको बहुत ज़रूरी होता है कि ये नंबर आपको ऑब्टेन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपके पास ये नंबर ना हुआ, अगर आप रजिस्टर्ड ना हुए, तो आपकी सैलरी, फर्स्ट सैलरी में से 50% टैक्स कट जाता है, जिसको इमरजेंसी टैक्स कहते हैं। और एक बहुत बड़ी हिट होती है शुरू में, क्योंकि आपके पास कैश फ्लो इतना होता नहीं है इनिशियली। तो कैश फ्लो, आप कम पैसे लेकर आए हुए होते हो, उसके बारे में बात करूँगा। तो पहली सैलरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये पैसे आपको वापस मिल जाते हैं सब्सिक्वेंटली, जैसे ही आप रजिस्टर हो जाओगे, जैसे ही आपके पास PPSN आ जाएगा, आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। मगर जस्ट टू बी सेफ, लाइक कैश फ्लो, अगर आपको एक कैश फ्लो का इशू है तो आप इट्स बेटर टू गेट दिस नंबर एज सून एज पॉसिबल। तो ये आप पाकिस्तान से बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वर्क परमिट वगैरह और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का, तो और कुछ पिक्चर्स वगैरह। मेरे ख्याल से ये सब आपको, और मेरे ख्याल से आपको एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी जो है वो चाहिए होता है, मगर वो आप अपनी कंपनी का एड्रेस दे सकते हैं इनिशियली। वो HR आपको लेटर दे देगा कि ये यहाँ का एम्प्लॉई है, और इनकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर टाइम बीइंग टेम्प्रेरी बेसिस पे कंपनी के अंदर आ सकती है। तो आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट में या फिर इंडिया में, आप वहाँ से बैठ के अपना PPSN जो है वो अप्लाई कर दें, क्योंकि तो आप वो ईमेल के थ्रू ही आपको कम्युनिकेट होगा। फिर IRP है, आयरिश रेजिडेंस परमिट। ये भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका जो इनिशियल वीज़ा लगेगा वो 3 मंथ्स का लगेगा।
तो उससे पहले पहले आपको ये IRP बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका फिर आगे जाके वीज़ा होगा और यही आपका कार्ड है वहाँ पर रहने के लिए। इसकी भी एक्सपायरी होती है, बट इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट वेरी एसेंशियल कि आपके वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले आपको अपनी ये IRP कार्ड, आयरिश रेजिडेंट परमिट बनवाना है। इसकी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे क्योंकि बहुत देर से मिलती हैं, इसलिए आपको ये एज सुन एज़ पॉसिबल, आप जैसे ही आयरलैंड में लैंड करें, आप जो है वो इनको कॉल करें अपने नंबर से और अपना अपॉइंटमेंट सिक्योर करें। तो ये था PPSN पब्लिक पर्सनल पब्लिक सर्विस नंबर एंड आयरिश रेजिडेंस परमिट के बारे में बात, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप अपनी होम कंट्री से आ रहे होते हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको साथ रखनी होती हैं, कंसीडर करनी होती है, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कैश की बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हाउसिंग क्राइसिस है। उसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में या लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, तो उसमें डिटेल में बताऊँगा। बट अभी जो है आई वुड से कि अगर आप आ रहे हैं आयरलैंड, तो अपने साथ तकरीबन 2000 यूरो तक का कैश अगर हो सके तो आप मैनेज करके रखें, या जितना जितना मैक्सिमम आप रख सकते हैं आप रखें, क्योंकि इनिशियली सैलरी आपको अक्रूवल बेसिस पे मिल रही होती है, मतलब 1 महीने जब आप पूरे कर लेंगे तब मिलेगी। कुछ कंपनीज एडवांस भी दे देती हैं, बट अगेन इट्स बेटर टू बी सेफ। तो कुछ पैसे अपने साथ ज़रूर रखें, कैश में रखें, यूरो कन्वर्ट करके ले आएँ, या तो फिर अगर आप US डॉलर्स लेकर आते हैं, कोई और करेंसी लाते हैं, तो मेक श्योर कि एयरपोर्ट पे उतरते ही आप उसको एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि आगे जाके जब अंदर आप सिटी में आ जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए इसको कन्वर्ट करवाना, और इनिशियली आपको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे बात। एसेंशियल चीज़ पे वापस आते हैं, तो कैश हो गया आपका कैश आपने रख लिया, और फिर कुछ इनिशियल कपड़े रख लें, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आयरलैंड थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है, ठंड ज़्यादा होती है, तो एक आध जैकेट जो है वो आप ज़रूर रखें अपने साथ, और जॉगर्स ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो रोड गीला होता है, तो यू नीड जॉगर्स टाइप शूज़ जो कि बारिश के अंदर स्लिपरी ना हो, और थोड़ा सा सॉलिड जो है वो आपको सपोर्ट मिल जाए। इसके अलावा खाने की चीज़ें रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अलाउड नहीं होता वैसे भी। और जो स्नैकिंग आप रख सकते हैं, स्नैक प्लेन में यूज़ करने के लिए या फिर इनिशियली यूज़ करने के लिए, बट बाकी जब जैसे आप आयरलैंड में लैंड करेंगे तो जैसे ही आप अपने होटल पहुंचेंगे तो आपको जो है वो वहाँ से आसपास स्टोर से कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा खाने के लिए। कुछ आपको रखने की और ज़रूरत नहीं है, जैसे डिटर्जेंट या फिर टूथपेस्ट वगैरह लोग रखते हैं या सोप रखते हैं, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। अपना बैग हैवी ना करें, बस अपनी ज़रूरी चीज़ें जो आपको रीलोकेट, आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, तो अपने जो एसेंशियल कपड़े हैं, और जो अगर आप कोट वगैरह रखना चाह रहे हैं प्रोफेशनल सूटिंग, तो मैं ऑडिट फर्म्स के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक ऑडिटर हूँ। तो ऑडिट फर्म्स में अगर आप सोच रहे हैं सूट रखना, तो आई वुड से 2 से 3, इससे ज़्यादा सूट नहीं रखना, ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पर। टाई यहाँ पे लगाने का कल्चर नहीं है, तो टाई भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी शूज़ रखें, अपने ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट रखें, और स्मार्ट कैजुअल जो है वो ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि पोस्ट कोविड जो वर्क कल्चर हो गया है वो स्मार्ट कैजुअल पे ज़्यादा मूव हो गया है। हर कंपनी ने जो है स्मार्ट कैजुअल की पॉलिसी जो है अप्लाई कर ली है, तो ये रखना ज़रूरी है। बस इसके अलावा मेरे ख्याल में जो आपकी पर्सनल चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है वो आप रखिए, बाकी इन चीज़ों से आपका इनिशियली काम बन जाएगा। तो अब हम बात करेंगे, जैसे ही आप आइलैंड में लैंड करते हैं तो कुछ ज़रूरी परचेजेस आपको करनी पड़ती हैं, और बहुत ही ज़रूरी हैं, तो इसलिए हाईलाइट करना भी ज़रूरी है यहाँ पर। सबसे पहले आप एयरपोर्ट में ही ढूंढें कि कोई सिम कार्ड आपको मिल जाए। सिम कार्ड बहुत ज़रूरी है। नहीं मिलती है अगर एयरपोर्ट पे, तो जहाँ पे भी आपकी जो होटल एकोमोडेशन है जो आपको आपकी कंपनी ने दी हुई है, ऑडिट फर्म्स जो हैं वो नॉर्मली आपको 1 महीना या 1.5 महीने की एकोमोडेशन देती है, और अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आप कोई और IT प्रोफेशनल हैं तो शायद आपकी कंपनी भी आपको 1 महीने या 1.5 महीने की टेम्प्रेरी एकोमोडेशन देगी इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से हाउसिंग क्राइसिस हैं, तो सब लोग दे रहे हैं 1 से 1.5 महीने की। तो आपका जो भी होटल होगा वो मोस्टली सिटी के अंदर ही होगा, बट जैसे ही आप अपनी एकोमोडेशन पे पहुँचें, बाहर निकल के सबसे पहले आप लोग अपना सिम कार्ड लें। सिम कार्ड आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे जो हैंडी पड़ती है इनिशियली, वो आपको लाइका की मिल जाएगी। लाइका की सिम आपको फ्री मिल जाएगी, वो इनिशियल डेज में यूज़ करने के लिए, एंड जब तक आपके पास आपका ID नहीं आ जाता तब तक आपके पास आप लाइका यूज़ कर सकते हो, आप 3 की सिम यूज़ कर सकते हो।
पोस्ट पेड आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा। तो पहले आपने सिम कार्ड खरीदी, फिर आप लेंगे लीप कार्ड। लीप कार्ड जो है वो आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, स्पार से या फिर किसी भी स्टोर से आप उसको ढूंढें, एयरपोर्ट से भी कोशिश करें कि ढूंढें तो मिल जाएगा, या किसी बस स्टेशन पे आप जाके ज़रूर देखें। तो लीप कार्ड से ये होता है कि आपको जो इंटरनल बसेस में ट्रैवल करना है या फिर ट्रैम है और जो या तो फिर जो ट्रेन लाइन है यहाँ पे डार्ट, वो सब में वो लीप कार्ड चलता है। उस पर थोड़ा टॉपअप करवाना पड़ता है कैश का, और वो आपके इंटरनल ट्रैवल पे काम आएगा। वो कंपैरेटिवली चीपर पड़ता है कि आप हर ट्रैवल के लिए सेपरेट टिकट परचेज करो। वो लीप कार्ड बहुत हैंडी है, NFC बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आपको टैप इन करना होता है, टैप आउट करना होता है, और आप बस में या ट्रैम में या तो फिर डार्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये भी इसेंशियल चीज़ है। सबसे पहला काम आपने ये भी करना है। फिर आपने कोशिश करनी है बैंक अकाउंट खुलवाने की। बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग होता है। जो भी नया नया यहाँ पे आता है कि बैंक अपॉइंटमेंट्स के लिए भागना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पे AIB बैंक है, बैंक ऑफ आयरलैंड है, और भी दूसरे बैंक है, बट ये दो बैंक जो हैं, परमानेंट ESBB बैंक है। तो ये दो जो मशहूर बैंक है, बैंक ऑफ आयरलैंड और AIB बैंक, यहाँ पे आप कोशिश करें कि आपको बैंक अकाउंट की खोलने की अपॉइंटमेंट मिल जाए। जैसे अपॉइंटमेंट मिलती है पहली फुर्सत में अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। बैंक अकाउंट खुलने में टाइम लगता है, तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही आप लैंड करते हैं, आपके पास अपना नंबर आ जाता है, तो आप अपना अकाउंट, एक ऐप है फिनटेक, रेवोल्यूट एंड वाइज, तो इन दोनों पे आप फर्स्ट आप ये ऐप डाउनलोड करें, इस पे अकाउंट बनाएं और इसका कार्ड फ़ौरन ऑर्डर कर दें। क्योंकि बैंक अकाउंट खुलने में टाइम लगता है। आपकी पहली सैलरी कैसे आएगी, क्योंकि वो बैंक अकाउंट में ही आनी है। तो आप उनको अपना रेवोल्यूट कार्ड का नंबर, रेवोल्यूट अकाउंट का नंबर या वाइस अकाउंट का नंबर अपने एम्प्लॉयर को देंगे, और वो आपकी पहली सैलरी जो है वो इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। और ये कार्ड वैसे भी बहुत हैंडी हैं। आप अपनी इनिशियली पर अगर आपको कैश यूज़ नहीं करना, कार्ड से ही करना है, तो ये कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको उतनी इन्फॉर्मेशन देनी नहीं पड़ती, इजी साइन अप है। अपनी ऐप से ही आप कार्ड ऑर्डर कर सकते हो और कार्ड आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा कोई 4-5 दिन में। तो ये भी पहले ही दिन आपने ये काम कर लेना है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने ये इन एप्लीकेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, तो वो रेफरल लिंक है मेरी लिंक यूज़ करके आप ये अकाउंट बनाएगा। तो आयरलैंड लैंड होने के बाद जैसे ही आप अपनी टेम्प्रेरी एकोमोडेशन में जाते हैं, और ये सब चीज़ें जो मैंने पिछले स्टेप्स में बोली वो सब आप कर चुके हो, तो आपका नेक्स्ट टारगेट, और बहुत ज़रूरी टारगेट है, परमानेंट रेजिडेंस ढूंढना। बहुत चैलेंजिंग है आजकल, क्योंकि आजकल हाउसिंग क्राइसिस है और घर नहीं मिल रहे होते, बहुत महंगे भी हैं। तो या तो फिर अगर आपका कोई दोस्त है या फिर आपका कोई जानने वाला है, तो उससे आप पहले से ही बात करके रख लो। अगर आप सिंगल आ रहे हैं, तो आप किसी रूम के लिए रूम शेयरिंग या फिर एक रूम किसी अपार्टमेंट में, उसके लिए किसी से बात कर लें पहले से ही। या तो फिर अगर आप कपल आ रहे हैं, तो किसी दोस्त को बोलें कि यार कोई अपार्टमेंट देख कर रखो। यहाँ पे एक वेबसाइट है, एक ऐप है daft.ai, उसके अंदर आपको रेंटल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो वहाँ पे देखना शुरू कर दें, ईमेल्स करना शुरू कर दें। वहाँ पे जो कांटेक्ट दिया हुआ है उनको बताएं कि यार यू आर अ प्रोफेशनल एंड यू नीड एन अकोमोडेशन, अपार्टमेंट चाहिए या रूम चाहिए, तो वो ढूंढना शुरू कर दें। और कोई दोस्त है तो दोस्त से बात कर लें। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, अगर आप तो दोस्तों ने अगर अरेंजमेंट किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। और जब तक आपकी टेम्प्रेरी एकोमोडेशन है, उसी दौरान आपने ये ढूंढना है, और रात मतलब ऑफिस के बाद मैनेज करें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। रेंट की इन्फॉर्मेशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जब यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ये वीडियो काफ़ी काम आएगी आपके टू मेक अ मूव टू आयरलैंड। और इंशाल्लाह जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। दीज पीपल आर वेरी एक्सेप्टिंग। हर कल्चर को वेलकम करते हैं, बहुत हंसी खुशी से मिलते हैं। और यहाँ पे हर कल्चर की ज़रूरियात मौजूद हैं। मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, और चर्चेज़ भी हैं। तो एवरीवन इज़ हैप्पी हियर, और डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं देखी अभी तक। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अभी की वीडियो में यहाँ पर रुकता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।